हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th पॉलिटिकल साइंस के गेस क्वेश्चंस का भाग 2 देखेंगे। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों को करेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर एक हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं ताकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ही तैयारी अच्छी तरह से होती हुई चल जाए। तो अब जो है समय कम है, हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले जो है हम जो है 2 प्रश्नों के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे कि पिछली जो वीडियोस थी हमारी, इसका जो भाग 1 था उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये 2 प्रश्नों के बारे में बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरा प्रश्न में बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि सर राज्य कितने होते हैं, और फिर यहाँ पे यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं। तो इन दोनों को चीज़ को लेकर जो है बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इसको ये जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है, इसको समझ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ये प्रश्न जो है आने की संभावना इस बार ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टेट कर लेते हैं, यहाँ पे यूनियन टेरेटरी कर लेते हैं। देखिए, अगर 2014 से पहले का आप बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 2015-16 के आसपास का बुक देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्यों? क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। उसके बाद अगर 2019-20 के 20 का जो बुक देखेंगे, जो बुक 20 में प्रिंट हुआ होगा, उसमें आपको मिलेगा कि 28 राज्य हैं और फिर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कुछ में आपको मिलेगा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ में मिलेगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2020 की बुक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लीजिए। देखिए, 2015 से पहले जो है यहाँ पे तेलंगाना राज्य नहीं था, तो 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश को और के कुछ भाग को लेकर, और तमिलनाडु का कुछ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कुछ भाग लेकर यहाँ पे क्या बना दिया गया? एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना। तो हमारे पास कितने राज्य हो गए हमारे देश में? 29 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 7 उतने ही रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो 370 वाला धारा हटा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उससे राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। तो अब राज्य जम्मू कश्मीर रहा ही नहीं, ठीक है। उसको तोड़ के क्या बना दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 7 और प्लस 2 कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। तो 28 राज्य और फिर 9 केंद्र शासित प्रदेश बचे। फिर क्या हुआ कि दादर नागर हवेली और फिर एक जो था हमारा दमन और द्वीप, ठीक है, ये दोनों जो यूनियन टेरेटरी थे, इस दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो फिर यहाँ पे दो जो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? एक हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे एक जो है माइनस हो गया हमारा, तो 8। तो अभी वर्तमान में, ठीक है, अभी प्रेजेंट में बात करिएगा तो कुल 28 राज्य हैं और 8 क्या है हमारा? यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। आपको पता होगा कि राज्यों में सरकार होते हैं, वो ही सारा प्रशासन व्यवस्था देखती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि केंद्र सीधे अपने हाथ में उसका कमांड ले लेता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो याद रखिए, भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार पूछे, जैसे कि बिहार सरकार का कानूनी सलाहकार पूछेगा तो क्या बताओगे? तो उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और केंद्र में कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। राज्य में कौन होगा? एडवोकेट जनरल। दोनों क्लियर हो जाएगी बात, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि शून्यकाल संबंधित है। तो शून्यकाल किस चीज़ से संबंधित है? तो याद रखिए, ये संसद का दिया हुआ है। 12 से 1 के बीच का जो समय होता है ना, उसको शून्यकाल बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? देखिए, यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य आपके जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और ये तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर ए हो गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, ये याद रखिए, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से? तो USSR। ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न किसको बोलते हैं? आमतौर पे आजकल हर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लिख देता है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न किसको बोलते हैं? क्या वो प्रश्न जो आसान होते हैं या वो प्रश्न जो बहुत हार्ड होते हैं? नहीं,
परीक्षा में हमेशा मिला जुला, कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ प्रश्न हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रश्न जो है आपको इस तरीके के प्रश्न जो है सेट करके दिया जाता है कि हर बच्चा जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना ले। तो यानी कि मॉडरेट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी तरह के प्रश्नों का जो संग्रह को मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस सीरीज से, मतलब ये जो 2 चैप्टर मैंने बताए हैं, इसमें जो है आपको 4 से 5 जो ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव 1-2 आने की संभावना, यानी कि 15 से 20 नंबर का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस सीरीज से आपको ये दो या 3 वीडियो से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो याद रखिए ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे आंसर पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि आसियान का उद्देश्य क्या है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में खास करके एशिया में राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं के कारण क्या हुआ कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एक दक्षिण एशियाई संगठन बना, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, आसियान बोला। तो यही जो है ये आसियान बन के उभरा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य आप लिख सकते हो, इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य पहला क्या है, यही तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। उसके बाद क्षेत्रीय शांति को सुरक्षा स्थापित करना, विभिन्न देशों में साझे हित सहयोग करना। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अध्ययन को प्रोत्साहन देना एवं कृषि, व्यापार, उद्योग आदि में विकास। देखिए आसियान का उद्देश्य क्या, देखिए हमारे एशिया के जो भी देश हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चीन हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं आसियान देश, जैसे आ जाइए इधर, आसियान देश में कौन कौन से आते हैं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह आ गया। तो इन सब देश की बहुत ज़्यादा आर्थिक पिछड़ापन था, ठीक है। यहाँ पे जो इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह जो है, ये सब क्या है, आसियान देश हैं। तो ये इन सब में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो इन देशों ने क्या किया, मिलके एक जो है यहाँ पे एक संगठन बनाया। और इस संगठन का मुख्य काम क्या था, तो क्षेत्र में सबसे पहले शांति। देखो जब शांत रहते हैं, जब क्षेत्र शांत रहता है तो उसका विकास बहुत तेजी से होता है। तो शांति को बढ़ावा देना इसका काम था। सुरक्षा, मतलब एक दूसरे से बॉर्डर में जो विवाद हो जाता है देशों का, उसको कम करने का काम था इसका, ठीक है। उसके बाद जो है एशियाई देश, जो भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, उन सब से जो है इनका जो है संबंध आगे बढ़ाना, ठीक है, ताकि उनका क्या हो जाएगा, व्यापार जो है बहुत आगे से आगे बढ़ता जा सके, ठीक है। आसियान का निर्माण किया गया था। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आसियान जो है एक संगठन के रूप में आई। महत्वपूर्ण संगठन भी है ये, अभी भी है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये जो है 1993 में हुई। कब हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। सो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद भारत की मतदान आयु कितनी है, मतलब कि आप कितने वर्ष के हो जाएंगे तो आप मत दे सकते हैं। तो आप 18 वर्ष, ये तो हर कोई जानता होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो ये जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि संसद में सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है। तो ये जो है यहाँ पे 6 महीने तक रह सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखिए प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जो है प्रधानमंत्री रह सकता है या मुख्यमंत्री रह सकता है। तो वो भी 6 महीने ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत कर जाइएगा उस समय। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो याद रखिए राजस्थान में जो विधान परिषद नहीं है। अभी कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में है, ठीक है, और राजस्थान में नहीं है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके 12 नंबर प्रश्न कहता है कि शिमला समझौता क्या है। शिमला समझौता क्या है, तो याद रखिए ये 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत के तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। यह समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 की लड़ाई के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, उसको क्या हो गया, पाकिस्तान के शासन से मुक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है। तो शिमला समझौता क्या हुआ, 1971 में जो युद्ध हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अच्छा ये भी प्रश्न आता है कि बांग्लादेश का जो कब अस्तित्व में आया, तो 1971 में आया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
इन्हीं सब चीज़ों जो ये युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान हारा। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने ये शर्त रखा कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो अब बांग्लादेश के रूप में नया बांग्लादेश कहलाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये देश नया कहा गया जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते क्या हैं, अच्छे हैं। उसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। तो ये जो है ग्राम पंचायत होता है। सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। अच्छा, पूछे कि सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है, तो जिला परिषद का होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, ग्राम पंचायत होता है। दोनों याद रखिएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो यही प्रश्न जो था आप लोगों के उससे जो है पूछा गया था। तो याद रखिए ये जो है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है यहाँ पे किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सो यहाँ पे आंसर क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए उसके बाद जो है 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिए 17 में जो है 2017 में रेल बजट को मिला दिया गया था आम बजट में। तो यानी कि 16 में क्या हुआ था, अंतिम रेल बजट प्रस्तुत हुआ था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यानी कि 16 में रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग थे। सो यहाँ पे अंतिम रेल बजट 2016 में प्रस्तुत किया गया था। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है यहाँ पे लगा था। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि मंडल आयोग के सिफारिशों का वर्णन करें। तो 1978 में भारत में चरण सिंह की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका मुख्य कार्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का लगातार उनकी स्थिति में सुधार के लिए उपाय बतलाना था तथा 31 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों के उत्थान तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का सुझाव दिया गया था। ये 1989 में बीपी सिंह की सरकार में इस रिपोर्ट को लागू किया गया था। ठीक है, तो बीपी मंडल जो है क्या हुआ, बीपी मंडल जो है एक अध्यक्ष बना, जिसके बाद जो है बीपी सिंह का जब सरकार आया तो उन्होंने लागू भी किया था। तो दोनों कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, मंडल आयोग इसी को कहते हैं। ठीक है, मंडल आयोग इसी को बोलते हैं। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषा के आधार पर 1956 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये तब हुआ था जब 1953 में आयोग का गठन हुआ और इसने 3 साल मेहनत किया, पता लगाया कि किस आधार पे राज्यों का निर्माण किया जाए ताकि देश में जो है शांति बनी रहे, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। तो ये जो 3 साल में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1956 में, जिसके बाद राज्य को जो है पुनर्गठित किया गया। यानी कि इस आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि 1953 में। सो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया। तो बांग्लादेश जो है 1971 में आया, अभी मैंने बताया आपको। सो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण जो है निम्नलिखित किस विचारधारा से संबंधित है। देखिए अब यहाँ पे कई सारे जो है बच्चे कंफ्यूज करेंगे, लेकिन वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उदारवाद। देखिए उदारवाद क्यों, क्योंकि उदारवाद जो है पूंजीवादियों को सपोर्ट करता है। पूंजीवादी, उसके बाद जो है जैसे जैकमा हो गए, इलोन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये सब क्या है, पूंजीवादी लोग हैं। यानी कि ये चाहेंगे कि दुनिया जितना ज़्यादा वैश्वीकरण होगा उतना बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए ये सब जो है उदारवादी लोगों का काम होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मानवाधिकार दिवस क्या है। देखिए मानवाधिकार दिवस जो है यहाँ पे 10 दिसंबर हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन का क्या कारण था। तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के पीछे इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेंगे, किंतु इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया, जिसके कारण सिंडिकेट नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस
ओ नामक जो है कांग्रेस से जो है अलग होकर एक अलग ही दल बना लिया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, मतलब देखिए इसको समझ लीजिए अच्छे से कि इंदिरा गांधी जो थी, जब सिंडिकेट जो उस समय एक पार्टी हुआ करता था, ठीक है, अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, जो भी मेरे पेड कोर्स के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे। तो उनको जो है सिंडिकेट वालों को क्या हो गया कि सिंडिकेट वालों ने सपोर्ट कर दिया। जैसे कि अभी मान लीजिए बिहार में क्या है कि बीजेपी और जदयू मिल के सरकार बनाए हुए है। उसी तरह से उस समय क्या था, सिंडिकेट और इंदिरा ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे अपना पार्टी में स्थिति मजबूत कर लिया, और जो उसके साथ का नेता था उसको अलग कर दिया पार्टी से, ठीक है। तो इसी इसी के कारण क्या हुआ, कांग्रेस में विभाजन हुआ था, ठीक है, और एक अलग दल उन नेताओं ने बनाया था। उसका 25 नंबर प्रश्न कहता है कि मेघ मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और चीन के बीच है। सो आंसर ये हो गया। उसके बाद कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध जो है आपका 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में। सो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो है बेलग्रेड में हुआ था। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग ये महासभा है। देखो ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपीट में उन्हीं प्रश्नों को मैंने जो बहुत ज़्यादा वीवी आए हैं वही प्रश्न आपसे रिपीट यहाँ पे हमसे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से आपसे याद होने चाहिए। उम्मीद है कि अब याद भी होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जो दो जगह पे है, न्यूयॉर्क और जेनेवा दोनों है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहे तो हम लोग न्यूयॉर्क टिक करते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग जेनेवा जेनेवा भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर हम लोग न्यूयॉर्क टिक करेंगे। उसके बाद संकटकालीन स्थिति में घोषणा का क्या प्रभाव है, तो याद रखिए इसको जो है संकट लागू होने पर शीघ्र बाद जो है गरीब एवं ग्रामीण जनता की उम्मीद बढ़ी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना चाहती है अब वो लागू किया जा सकेगा। मध्यम वर्ग इस बात से खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया तथा सरकारी सेवकों का पर जो है अनुशासन लागू होगा। लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रेस की पाबंदी, पुलिस ज्यादातरियों, जबरन नक्शाबंदी के आदि के कार्य से लोग जो है यहाँ पे क्या हो गए, परेशान हो गए। फलतः संकटकालीन स्थिति बहुत जो है बुरा साबित हुआ, ठीक है। आपातकालीन स्थिति जिसको आपातकाल की स्थिति जिसको बोलते हैं वो क्या हुआ, बहुत ही बुरा साबित हुआ। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि किस देश की विदेश नीति को जो है यहाँ पे मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए ये जो चीन के नाम से चीन का जो विदेश नीति उसको जो है यहाँ पे क्या जाना जाता है, मोतियों का माला। देखिए कैसे, ये मान लीजिए ये भारत का हमारा दक्षिणी कोस्ट है, तो यहाँ पे जो है चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, मोतियों की माला बोलते हैं। अच्छा, भारत जो है यहाँ पे हीरो की माला बना रहा है ताकि इसमें क्या हो जाए, भारत भी चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। प्रत्येक देश जो है यहाँ पे अपना अपना एक तरह से प्रभुत्व जमाने के लिए एक तरह से अपनी अपनी विदेश नीतियों का पालन कर रहा है, ठीक है। तो चीन की विदेश नीति का नाम क्या है, मोतियों का माला। उसके 32 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम सभा का कार्यकाल क्या होता है, तो देखिए ग्राम सभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। सो हमारा आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो हमारा आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब होगा, तो भारत कब हुआ, तो ये जो है 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, यहाँ पे चुनाव आयोग का गठन हुआ था। सो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो पर्यावरण पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था, 72 में। सो हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, तो देखिए तीसरी दुनिया जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में देखा। तीसरी दुनिया का अर्थ तटस्थता, धर्म को निभाना भी नहीं है। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। क्यों, कई कारणों से तीसरी दुनिया के देश जिनमें भारत भी शामिल है युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे देशों से इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने का काम किया और हो रहे युद्ध के अंत करने के प्रयास भी यहाँ पे किए। तीसरी दुनिया के देशों में विकास में शांति, स्थिरता, समृद्धि प्रदान करने में
गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो यहाँ पे समझो, देखो क्या हुआ कि एक पक्ष यहाँ पे यूएसए का था, ठीक है, और एक पक्ष किसका था, यूएसएसआर का था, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसएसआर का क्या, दोनों जो है एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो रहे थे, शीत युद्ध, मतलब क्या शीत युद्ध आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि क्या होता है। तो शीत युद्ध का जो है दोनों पे जो है यहाँ पे क्या होता, दोनों के बीच चल रहा था। तो तीसरा यहाँ पे एक गुट बना, ठीक है, सारे देश क्या होते, कुछ देश इधर शामिल हो गए, कुछ देश इधर, लेकिन भारत और इसके साथ जो कुछ 5 देशों ने मिलकर एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसमें जो है गुट निरपेक्षता, ये ना इधर गए ना इधर गए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इस जो ये जो दरार था इस दोनों देशों के बीच, इसको कम करने का भी प्रयास किया। इसे ही क्या बोलते हैं, इन देशों को तीसरी दुनिया बोला जाता है, इसको गुट निरपेक्ष देश भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सरकारों में निषेधाधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वीटो पावर का उपयोग किया। तो वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग जो है रूस ने किया। किसने किया, रूस ने। अब देखो यहाँ पे रूस ने सबसे ज़्यादा बार कितना बार किया, तो 141 बार इसने किया। और इसके बाद जो 2 नंबर पे कौन है, तो यूएसए है, इसने जो है 83 बार किया था, ठीक है, 83, 83 टाइम्स, ठीक है। तो ये याद रखिए सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो रूस ने किया है। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया, तो ये इराक पर किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, तो ये जो है 2007 में बना, सो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, तो भारत में अभी कुल 28 राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। अभी मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया शुरू में ही, ठीक है। कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये बना था, ठीक है। 5 अगस्त को अधिनियम पारित हुआ था और ये जो है 31 अक्टूबर से लागू हो गया था। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है, तो देखिए समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा। अब उसे टक्कर देने वाली विश्व में कोई शक्ति मौजूद नहीं थी। शीत युद्ध के बाद वाले दौर में जो है अमेरिकी वर्चस्व या एक ध्रुवीय विश्व कहा जाने लगा। जैसे ही यूएसएसआर टूटा तो दुनिया में एक ही पावरफुल कंट्री बचा, अमेरिका। अब वो जो है धाक जमा के बैठा हुआ है, ठीक है। अब 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि वर्तमान में तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से अभी एक देश नहीं है, निम्न में से कौन जो है एक देश नहीं है, तो याद रखिए यह जो हांगकांग जो है चीन की कॉलोनी, चीन जो है हांगकांग पर कब्जा जमाए हुए है। जिस तरह से चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाए हुए है, उस तरह से चीन ने हांगकांग पर भी जो है यहाँ पे क्या किया, कब्जा जमाए हुए है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 45 नंबर प्रश्न है कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की, तो रूस में जो है लेनिन ने की थी। सो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, तो शीत युद्ध के दौरान देखो दौरान कितने थे, 2, ठीक है। कौन कौन, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन शीत युद्ध के बाद कितने बचे, तो अमेरिका अकेला बचा, ठीक है। लेकिन उस समय कितने थे, 2 थे। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र के लिए कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत जैसे राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो देखिए देश के विकास के लिए एक मॉडल अपनाने की चुनौती थी कि हम लोग किधर जाएं, पूंजीवादी विचारधारा अपनाएं या साम्यवादी विचारधारा अपनाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद था आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय दोनों की नीतियों को लागू करने की चुनौती सबसे बड़ी थी, क्योंकि हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। तीसरा क्या है, विविध विचारों और सिद्धांतों के सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती थी। आपको पता है कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर आप अपने घर से बाहर निकल जाओ, एक जिला में ही कभी कभी क्या होता है, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना भी क्या था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद क्या है कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना भी क्या है, बहुत बड़ी चुनौती। और ये है भी, आपको पता होगा, देख रहे होंगे कि किस तरीके से रोज़ दंगा हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ये सब क्या है, देश के लिए एक चुनौती है कि किस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों के बीच जो है सामंजस्य बैठाया जाए, ठीक है, ताकि सबको बराबर अधिकार मिल सके।
उसके बाद 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो है बोरिस जॉनसन है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है आज का कि 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के कौन थे? तो ये जो बाइडन थे। कौन थे? जो बाइडन। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के थे? तो रिपब्लिकन पार्टी के थे। दोनों याद रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।